आइए मैं हास्य के एक बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं जो धार मध्य प्रदेश से आए हैं, पहली बार इस मंच पर आए हैं। लगातार तमाम टीवी चैनलों पर आपने उन्हें देखा होगा। कुमार विश्वास जी के बड़े मंचों पर तमाम कविताओं पे वो वायरल हुए, उनको आपने देखा होगा। वाह बात में आपने उन्हें देखा होगा, तमाम रील्स उनकी वायरल हुई, उन्हें आपने देखा होगा। बहुत व्यस्त रहते हैं वो, लेकिन हमारे निर्मल भैया के निवेदन पर आए हैं। कानपुर पहली बार आए हैं, इसलिए कानपुर वालों ये ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारे बाहर के मेहमान आए हैं और उदास होकर चले गए हैं। एक बार सारे लोग जरा जोरदार तालियां बजा के देश के बड़े व्यंग्यकार, बड़े कवि, हमारे बड़े भाई परम आदरणीय संदीप शर्मा जी को जी भर के सुनाएं। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय संदीप शर्मा जी के लिए हो जाए। कोई भी भोजन किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि घर पे बना के कोई नहीं आया है। चिंता, और अगर ये बिना भोजन करे जाएंगे तो कोई भाभियां घर जाके बनाने वाली हैं क्या? टेंशन नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल तनाव मत लो। निर्मल भैया, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, आपने यहाँ दर्द बताया, उच्च वर्ग का दर्द बताया, और काफ़ी आप लोग काफ़ी शांत हैं, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। लेकिन मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, हर काम बहुत कॉन्फिडेंस से करता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि पूरे कॉन्फिडेंस से अगर किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ ये बात दादा हो गया, बहुत अच्छा। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां नहीं बजाते हैं उनके अक्सर कर दिया करता हूँ। इस बहाने ये भी पता चल गया कि यहाँ डरपोक कितने फंसे हुए हैं। कोई टेंशन नहीं है हेमंत, कर ले हाथ उठा के ताली बजाओ, टांग उठा के ताली बजाओ। तुमको ये लोग क्या ताली बजाने वाला लग रहे हैं? माल अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा। कानपुर के लोग पैकिंग देख के माल नहीं खरीदते हैं। बहुत अच्छे दादा, टेंशन, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ये आप, और इसके पहले भी कई बार कानपुर आया हूँ, लेकिन आपके कवि सम्मेलन में इस कवि सम्मेलन में पहली बार आया हूँ। कोई बात नहीं, और अभी तो इसमें दूसरी बार आया हूँ। पहली बार तो इसके पहले आया था, दूसरी बार आया हूँ। आनंद में रहिए, मूड मस्ती के मूड में रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा दिमाग लगा के कविता आपको सुनाऊंगा नहीं। आप भी मेरे साथ 10, 20, 25 मिनट रहिए, समय बहुत कम है। समय इतना कम है कि ये बताने के लिए भी समय नहीं है कि समय कम है। मतलब मैंने कहा ना, मैं तो कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। ब्राह्मण आदमी, वो नौकरी लग गई मुर्गी खाने में। अब ये पंडित जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन सब करना आता अपना। हाँ, अब सब कॉन्फिडेंस का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। यूजीसी फुजीसी किसी चीज में कोई दम नहीं है, अंत में कॉन्फिडेंस जीतता है। किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस जीतता है। मुर्गी खाने में नौकरी लग गई, अब शुरू कर देना आप मेरे को। जैसा मेरी जितनी तारीफ की है उतनी तालियां मुझे कम से कम मिल जाए। वो मुर्गी खाने में नौकरी लग गई, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। अरे मेरे बोले, मालिक आया, बोले कि संदीप तुम्हारी नौकरी लगी, तुमने ये मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया, मैनेजर बना दिया। मैंने मुर्गियों की मीटिंग ली, सबकी, ध्यान से सुनना, खोल देना मेरे को। एक एक मुर्गी की मीटिंग ली। मैंने कहा मुर्गियों, कल से सब 2-2 अंडे देना, 2-2 अंडे हर। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे मुर्गी, सबको कहा था 2-2 अंडे देना, सबके नीचे 2 अंडे, तेरे नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी, आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। अरे दादा कमाल है, कॉन्फिडेंस काम करता है भैया। मुर्गा, हाँ, मुर्गा भी अंडे देते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई। वो आ गया किसान, पंडित जी, रात को आधी रात को किसान आ गया, और वो बोले उसमें कथा करनी है। मैंने कहा रात को 12 बजे कहाँ कथा करनी है? बोले खेत में। मैंने कहा खेत में क्या कथा करनी? बोले पानी निकला, कथा करनी है आधी रात को 12 बजे। मैंने कहा चल, ब्राह्मण का बेटा, अकल वकल कुछ नहीं, बाप दादों की पुरानी पोथी वो ले ली और लेके बैठ गया उसकी बाइक पे। मैंने कहा चल चल कथा करेंगे। मैंने कथा, उसके खेत में गया, कथा आरंभ, हवा उड़ी, 2-3 पन्ने उड़े, कथा समाप्त। कथा समाप्त, वो खड़ा हो गया, बोला पंडित जी ऐसी कैसी कथा करी यार, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती। उनको बुलाना है तो अपने घर में कथा करवा। काफी कोलाहल है, कोलाहल के बीच में काफी समस्या सी हो रही कविता पढ़ने में, लेकिन आप जुड़ जाएंगे, आप तालियां देंगे तो शायद मैं अपना काव्य पाठ कर सकूं, वरना
कुछ भी बोल के बैठ जाऊंगा, मेरे नहीं, आप- पैसे आने के हैं, मेरे गाने के नहीं है। और क्या जैसा बात है, निर्मल वाह। भैया ने कहा है, आप चिंता ना करें, मैं समय का भी की मर्यादा का भी ध्यान रखूंगा। तो ये सब बातें कर ली, पाकिस्तान की बात हो गई और हम सब सारी बातें हो गई। यहाँ से महिलाओं की बात हुई। महिलाएं बहुत इनडायरेक्ट असर करने वाली चीज़ है। सीधे सीधे एक कविता सुनाता हूँ। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे ही पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। तू भी पीछे ही पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। इतना सुनना था कि मेरी पत्नी ने मचा दिया हंगामा। कहने लगी आपके साथ स्वर्ग में नहीं आऊंगी तो वहाँ कौन देगा ढूंढ के आपका पजामा। मैंने कहा बड़ी अच्छी जगह है स्वर्ग, वहाँ सभी आराम है, इतनी अच्छी जगह पे पजामे का क्या काम है। अब आपको आवाज नहीं आई तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि खत्म हो गई, ताली बजा दो। ये आ रही है, वो ये आवाज आपको आ ये आ रही रही है। आनंद में रही है, मस्ती के मूड में। मेरी पत्नी बात कर रही मेरे से, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, ठीक है, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूं, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चुके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी तर जाए, मैं तो आज तक तुझे नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे ही पीट जाएं। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। अब स्पिन बॉलिंग देखना। अच्छा है। और वाह। कविता, अगर बदतमीजी को कविता में बदलने की ताकत संदीप शर्मा के पास हो तो तालियां बजा के बताना। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी, न जाने कब। जोर से बजा दो यार, जोर से बजा दो, बता, इससे आवाज ऊंची कर दो तालियां। न जाने कब इस देश में। बहुत सारी बातें महिलाएं, मैंने कहा ना महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट है भाई हेमंत। दादा बहुत अच्छा। महिलाएं इतनी इंटेलिजेंट है, मतलब आपको बताऊं कि जितना अच्छा भारत में बस में रिजर्वेशन सिस्टम है, जो बस स्टैंड पे रिजर्वेशन होता है, उतना दुनिया में कहीं नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता। मैं भी दुनिया के कई देशों में गया। आप जाइए बस स्टैंड पे, बस में बैठिए, रुमाल पे, वो सीट पे रुमाल रख दीजिए, सीट आपकी। आप उस पर बॉटल रख दीजिए, सीट आपके बाप की। उस पर किताब रख दीजिए, सीट आपकी। ऐसे रिजर्वेशन होता है, इससे बढ़िया कहीं पे भी नहीं होता है दुनिया में। अब दृश्य देखना, आप ठहाके दे देना, तालियां दे देना, तो मैं कविताएं सुनाता रहूंगा। वो उसमें दृश्य देखना कितना शानदार। एक बुढ़िया चढ़ी। महिलाएं कितनी इंटेलिजेंट होती हैं ये बता रहा हूँ आपको। महिलाओं की खास करके जोरदार तालियां चाहता हूँ। वो बुढ़िया चढ़ी उसमें बस में। जैसे ही वो बस में चढ़ी तो उसने पूछा, कोई सीट पे वो रख के बैठा है, बॉटल रख के बैठा है, कोई रुमाल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा है। उसने पूछा जगह खाली है। 60 साल की बुढ़िया। उसने पूछा जगह खाली है, बोले नहीं। दूसरे से पूछा जगह खाली है, बोले नहीं। तीसरे से पूछा जगह खाली है, बोले नहीं। वो बुढ़िया बेचारी परेशान होकर बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हो ना आप लोग, वो जो गरम गरम लगता है, गरम। जिस तरह हैं कर रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है। वो बोनट पे बैठ गई। अब वो बोनट पे बैठी, उसी समय एक 20-22 साल की जवान लड़की चढ़ी। जैसे ही उसने पूछा, उस लड़की ने बोले जगह खाली है, तो सब ने, किसी ने बॉटल हटाई, किसी ने टोपी हटाई, किसी ने रुमाल हटाया, किसी ने अखबार हटाया, बोले यहाँ खाली है, यहाँ बैठ जा, यहाँ खाली है, यहाँ बैठ जा, यहाँ खाली है, यहाँ बैठ जा। और वो लड़की इतने लग गई, बोले नहीं नहीं बैठूंगी, नहीं नहीं बैठूंगी, नहीं नहीं बैठूंगी। बुढ़िया का जवाब बोनट पे से। शानदार हो तो दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के हाँ हूती ठा के मुझे कविताओं तक ले आना। वो बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बुढ़िया बोलती है बोनट पे से, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। अरे बोनट पे जवाब भी दादा। कमाल। अच्छा है, बोनट वो पे सब इंटेलिजेंट है महिलाएं। तो किसकी क्या बात करें, पाकिस्तान की बात करी तुमने, बहुत मनोव्रत, तुमने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बधाई देता हूँ। सभी पूरा कवि सम्मेलन शुरू से बहुत अच्छा शानदार चल रहा है। निर्मल भैया की विचारधारा को मैं समर्थन करता हूँ, उनकी बातों को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं भी करूँ तो क्या करूँ, पेमेंट मेरा वहीं फंसा हुआ है। पेमेंट भी तो कोई चीज़ है। आदरणीय वैद्य जी हमारे बैठे हैं, इनके सानिध्य में हूँ। अभी इन्हें सब बातें कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली,
और चाइना की बात कर ली, सब कुछ बातें कर ली। मैं कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं लिखी। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि 2 कौड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं। ये सोचते हैं वीर रस में पाकिस्तान निपटता है। पाकिस्तान वीर रस में नहीं, हास्य रस में भी निपटता है। देखो आप, शानदार बात आपको बताता हूँ। अब वो बोले, आप बोलोगे यार ये ब्राह्मण आदमी और बार बार अंडे मछली की बात करता है, पर वो असली बात है। वो भारत और पाकिस्तान की मनु ठीक सीमा पे, भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। अब ठहाका लगा देना शानदार। भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। पाकिस्तानी सैनिक बोले अंडा हमारा है, भारतीय सैनिक बोले अंडा हमारा है। अंडा ठीक सीमा के ऊपर, फैसला कैसे करेंगे अंडा किसका है? भारतीय सैनिक ने जब दिमाग लगाया, बोले अपन एक काम करते हैं, 1 मिनट में एक दूसरे को झापट मारते हैं, जो ज्यादा झापट मार देगा अंडा उसका। बोले ठीक, बहुत अच्छा। पाकिस्तानी ने एक दिमाग लगाया, बोले अपन एक काम करते हैं, इस भारतीय से को पहले मौका देते हैं, ये जितने मारेगा उससे एक झापट अपन ज्यादा मार देंगे, अंडा अपना है। देखो ठहाकों में कैसे निपटता है पाकिस्तान, हास्य में, हा हूती में कैसे निपटता है। उन्होंने कहा जिसको इसको मौका देते हैं, उसने भारतीय को कहा पहले आप मारो। भारतीय सैनिक ने देने शुरू किया, दे कान के नीचे ताड़, दे कान के नीचे ताड़, दे कान के नीचे ताड़। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको थोड़ी ठोक रहा हूं यार सर। ताड़ ताड़ ताड़, भारतीय ने 50 झापट मार दिया। अब 50 झापट मार दिया तो उसने पाकिस्तानी खड़ा हो गया, बोले 1 मिनट में 50 झापट मार दिया। पाकिस्तानी खड़ा हो गया, बोले अब मेरी बारी है। भारतीय का जवाब, आपकी तालियां, मैं कविताओं तक आ जाऊंगा, आपके ठहाके। उसने कहा कि लाओ। पाकिस्तानी ने कहा मेरी बारी है। भारतीय सैनिक ने कहा बारी काहे की है, अंडा ले जा। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान असली टेंशन फंसा हुआ है अमेरिका का। और बिल्कुल समसामयिक कविता, जैसा कहा आपने कि समसामयिक होना चाहिए कविता, तो मैं समसामयिक कविता सुनाता हूँ। क्या स्थितियां हैं। वो हमसे 1 2 3 साइन करवाता है, हम पे प्रतिबंध लगाता है, बेशर्मी से वो ट्वीट करके वहां से लिखता है, वो वहां से एक्स पे लिखता है कि भारत सिर्फ 30 दिन रूस का तेल खरीदेगा। क्या बदतमीजी है। अगर कोई ऐसा कभी दुनिया में इसके पहले कभी देखा नहीं गया कि कोई इस तरह से बदतमीजी करके इस विश्व गुरु को चलाने की कोशिश करे। तब आक्रोश में कविता लिखता हूं, आपकी तालियां चाहता हूं जहां अच्छा लगे। अग्नि मिसाइल परमाणु बम, वो तो मेरे को तब पता चला, मेरे बच्चे ने पूछ लिया भाभी कि तो पता चला कि ये तो साला चंदन ढूंढा हुआ देश है, ढूंढा हुआ देश है अमेरिका। मेरे को कैसे पता चला? वो मेरे बेटे ने पूछ लिया, बोले पापा बताओ अमेरिका की खोज किसने की? तो मैंने कहा कि वो बच्चे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं। उसने मेरे से पूछा पहले पापा बताओ बेटे में ज्यादा अक्ल होती है कि बाप में? मैंने बोला बेटा बाप में। तो बोले पापा पक्का? मैंने बोला पक्का। पापा कॉन्फिडेंस? मैंने कहा फुल कॉन्फिडेंस, बाप में ज्यादा अक्ल होती है। तो पापा बताओ अमेरिका की खोज किसने की? मैंने कहा कोलंबस ने। तो फिर बोले उसके बाप ने क्यों नहीं की? तब पता चला ढूंढा हुआ है। अग्नि मिसाइल परमाणु बम, इतना समृद्ध था ये देश भारत, जब विश्व गुरु था, जब सोने की चिड़िया कहलाता था। अमेरिका में आदिवासी संस्कृति थी, बारबेरियन कल्चर। लोग बाग पेड़ पौधों के पत्ते बांध के घूमते थे। वो पत्ते भी अगर बकरा बकरी खा जाए तो ऐसे ही घूमना पड़ता था। और वो जब प्रतिबंध लगाता है, वो जब निर्देश देता है, तो कविता बनती है। अग्नि मिसाइल परमाणु बम, भारत न रहे किसी से कम, एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ के भी दिखाओ। एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ के भी दिखाओ। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ट्रंप अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम फेंक दे। ऐसे कैसे फेंक दे? यही मार खा जाता है भारत। उत्साह में कुछ भी बोले फेंक दो। भाभी ने भी आवाज निकाली फेंक दो। क्यों फेंको? दिमाग लगाओ। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ट्रंप अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम ईरान को बेच दो। ये टेक्निक। उसके बदले में इतना तेल लो कि अपने यहां तेल 2 रुपए लीटर बिकने लग जाए। व्यापार करो। अपना परमाणु बम ईरान को बेच दो। ईरान बम लेके दौड़ेगा तो बुश तो क्या, आप तालियां बजा देना, सच कहूं, ईरान बम लेके दौड़ेगा तो बुश तो क्या क्लिंटन से भी भागते नहीं बनेगा। ईरान बम लेके दौड़ेगा तो ट्रंप तो क्या क्लिंटन से भी भागते नहीं बनेगा। मोनिका लेविन्स्की के साथ उसका अगला हनीमून भी कानपुर के रेलवे स्टेशन पे ही बनेगा। ये लोग जो तालियां बजा रहे हैं ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि इस बहाने मोनिका यहाँ आएगी तो सही।
लेकिन ये नहीं जानते वो भी अब 80-85 साल की हो गई है, बोनट पे ही बैठी हुई है। उसका अगला हनीमून भी कानपुर के रेलवे स्टेशन पे ही मनेगा। प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा। अगर असम से चाय बंद कर दी, चाय पी नहीं सकेगा। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अब सिर्फ समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पढ़ने वालों की तालियां चाहता हूं, जो पढ़ते हैं उनकी तालियां चाहता हूं। सच कहूं तो तालियां चाहता हूं। स्पिन बॉलिंग देखना। प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा। अगर असम से चाय बंद कर दी, चाय पी नहीं सकेगा। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमेरिकी भाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। मैं विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं, आत्मविश्वास की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमेरिकी भाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। अरे अमेरिका, तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स तो हमारे हैं।